जय हिंद, भारत माता की जय। ये हमारा जो रैपिड रिवीजन का अगला भाग है, इसमें हम आप जो सोलर सिस्टम के बारे में 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस 50 प्रश्नों को करने में हम इस सोलर सिस्टम का सिस्टम हैंग कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा पहला प्रश्न है, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसका वायुमंडल बहुत घना है, यह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ठीक, तो इसका क्या वायुमंडल बहुत घना है, आप इस बात को बताइए। आपको आगे चल के हम इस स्लाइड पर बता देते हैं। देखिए, ये है हमारा सूरज और ये हमारा बुध ग्रह और ये हमारा मरकरी वीनस है। इसको बुध को मरकरी बोलते हैं, वीनस यानी कि शुक्र, ये पृथ्वी है, अर्थ, मार्स, मंगल, और ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, और ये हमारा जुपिटर है, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, और ये है हमारा वरुण। ठीक, तो ये हमारे 8 ग्रह हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारा किसके बीच में, ये हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स के बाद में और जुपिटर के पहले है। इस यहाँ से जो हमारा विभाजित होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, जोवियन बोलते हैं। और ये इधर हम इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं और इनको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक, और ये गैसीय होते हैं, इनका घनत्व तो ज्यादा होता है, इनका घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा, और इनका घनत्व तो क्या होता है, यानी कि इस एस्टेरॉइड बेल्ट का को हम विभाजन मान लो, और इसके इधर जो आए उसका घनत्व ज्यादा, उसके उधर जो जाए घनत्व उसका अधिक, कम, इनका घनत्व तो कम होगा। ठीक, और ये जो होंगे ये गैस से निर्मित होंगे, और ये इनका ये होंगे, इनमें मास ज्यादा होगा, गैस, ये टोटली गैस से निर्मित होंगे और इसमें मास ज्यादा होगा। ठीक, तो ये गैस से निर्मित होंगे, ये मास से ज्यादा होगा, यानी कि ठोस ज्यादा होगा, इसीलिए घनत्व का भी अंतर है। और याद ध्यान, और ये जो हमारा क्यूपियर बेल्ट है वो किसके बाद है, वो प्लूटो के बाद है। कई बार पूछता है कि प्लूटो के बाद, कई बार पूछता है कि नेपच्यून, तो बताना है, अगर नेपच्यून ऑप्शन में तो नेपच्यून के बाद, अगर प्लूटो है तो प्लूटो के बाद। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा विभाजन है इस तरीके से। और ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, ये इनका घनत्व ज्यादा है, इनका घनत्व कम है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा, जो इधर है इनके मून यानी कि उपग्रह हैं, इनमें उपग्रहों की संख्या कम होती है, उपग्रह इधर क्या होंगे, कम होंगे, और इस के इधर आने पर उपग्रह की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उपग्रह की संख्या बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो शनि के हैं, उसके बाद हमारे किसके हैं, जुपिटर के हैं। ठीक, इसके लगभग 95 हैं और इसके लगभग 274 हैं अभी तक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें सामान्य चीजें मैंने इसको बता दिया। और इन दोनों को जो है हमारा आइस जाइंट बोलते हैं, इनको आइस जाइंट बोलते हैं। ठीक, यूरेनस और नेपच्यून को। जो हमारा वीनस है यानी कि शुक्र, शुक्र और हमारा ये यूरेनस, ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं, यानी कि ये कैसे गति करते हैं, ये ऐसे जाता है, और ये हमारा वीनस जो है ये भी ऐसे जाता है। और सब हमारी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं और सब पश्चिम से पूरब की ओर और सारे ग्रह गति करते हैं। ठीक, ये से इसके कुछ मून के बारे में जान लीजिए। जो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है मून, और जो इनका मार्स का है ये फोबोस और डिमोस, जुपिटर का जो है आइयो, इफोरा, गैनेमाइड, और ये इसका देख लीजिए, सैटर्न का एक सबसे महत्वपूर्ण है टाइटन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये यूरेनस के जो दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और ये नेपच्यून के हैं, नेपच्यून के, और ये है हमारा प्लूटो के। तो प्लूटो का मतलब अब इसको ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य सी सूचना है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, वायुमंडल, एक बात और थी इसमें कि जो इधर वाले प्लेनेट होंगे, यहाँ पे सूर्य के पास होने की वजह से जो सूरज का विकिरण आता है तो इनके पूरे वायुमंडल को कम कर देता है, यानी कि जो हमारा मरकरी है उसके पास वायुमंडल सबसे कम होंगे। इधर बढ़ते जाओगे वायुमंडल का घनत्व तो बढ़ता जाएगा ना, यानी कि उसके पास वायु का अपना मंडल होगा। और यहाँ पर क्या है, मरकरी है, मरकरी, और सीधा सोलर फ्लेयर जब निकलती है सूरज से तो मरकरी के ऊपर वो जो हमारा वायुमंडल है बुध ग्रह के ऊपर सब उड़ा दिया है। तो उड़ा दिया तो वहाँ पे कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो वहाँ पर जब वायुमंडल घना है नहीं और यहाँ पर लिखा है इसका वायुमंडल बहुत घना है, तो इस ये ऑप्शन हमारा कट गया, यानी कि 2 नंबर, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, और ये हमारा 3 नंबर है। तो 2 नंबर जिसमें ऑप्शन में होगा वो काट दो, ये खत्म हो गया। और ये इसमें भी 2 है, इसको भी काट दो, इसमें भी 2 है, ये भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 और 3 सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, साथ में क्या है, यह सूर्य की परिक्रमा को 88 दिन में। तो 2 चीज याद रखना, सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, और कितने दिनों में परिक्रमा करता है, 88। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, शुक्र ग्रह के संबंध में कथन। तो ये कुछ कथन दिए हैं, 3 कथन, और ये कथन शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसकी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को समझ के बताइए। तो यह शुक्र यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अभी मैंने बताया कि ये पूर्व से पश्चिम कौन कौन, यूवी यानी कि यूरेनस और वीनस, और साथ में इसके पृथ्वी से जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो पृथ्वी के कलर से मिलता है, तो इसे अर्थ ट्विन के नाम से कहते हैं, ये भी सही है। साथ में ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए बुध सबसे पास है, यहां पर देखिए आप, यहाँ पे बुध सूर्य के पास है, तो गर्म कौन होना चाहिए ज्यादा, ये मरकरी यानी कि बुध, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म वीनस को बता रहा है। तो क्या ऐसा सही बात कह रहा है? नहीं, ये एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो अनुपस्थित है किस पे, जो हमारा मरकरी है, और इस पे वायुमंडल उपस्थित है, और वायुमंडल उपस्थित होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी सबसे अच्छी ग्रीन हाउस गैस होती है, और वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जब बर्ताव करती है तो जो टेम्परेचर आता है उसको वो ग्रैब कर लेती है और वो टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बन जाता है शुक्र, बुध नहीं होता, ध्यान रखिए। तो तीनों कथन सही हैं, तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ये ग्रह दिए हुए हैं और ये उनके उपग्रह दिए हैं, तो मिलाइए। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, मून है, और ये मंगल का है फोबोस, तो ये मैंने बताया, ये देखिए फोबोस है और ये पृथ्वी का मून है, और जुपिटर का क्या है, गैनेमाइड है, ये गैनेमाइड है हमारा, और शनि का क्या है, टाइटन है, ये है टाइटन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इसकी टाइटन के उपग्रह है और उसके बाद जुपिटर के हैं, इसके 95 है और इसके लगभग 274 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का एक, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन और जो अभी देखो एडुकेटिव पैटर्न में इस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न इसीलिए लाया हूं क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी बिल्ड हो जाए कि आप उन क्वेश्चन को जब आपके सामने इनकाउंटर हो तो उनको आप टैकल कर सकें इजिली। ठीक, तो चलिए देखते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को। मान लीजिए पहला कथन कह रहा है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है भैया, कारण क्या है, कारण कह रहा है लोहे के ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। मार्स इज नोन एज अ रेड प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स इट रेड कलर। तो क्या ये बात सही कह रहा है? तो ये एकदम बात सही कह रहा है कि जो हमारे मार्स मंगल पे है वहां पे आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने की वजह से रस्टिंग होती है, जंग की वजह से वो हमें लाल दिखता है। तो मार्स है दो, यानी कि कथन सही है, और जो कारण है वो इसकी पूर्णतः यानी कि अच्छी व्याख्या कहता है। तो जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा पहला होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम घूर्णन काल किस ग्रह का है? सबसे कम कौन सा समय लेता है? वो जुपिटर लेता है। ठीक, लगभग 9 घंटे के आसपास में ये घूम जाता है। ठीक, और जो सबसे कम ज्यादा लेता है वो वीनस है, लगभग 248 दिन के में वो घूमता है। ठीक, अपने अक्ष पर। ठीक, एक घूर्णन होता है, ये सब बता चुका हूं घूर्णन के बारे में अपने वीडियो में। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है? गैसीय ग्रह हमने पहले ही बता दिया आपको कि जुपिटर गैसीय ग्रह है, और जो उधर होते हैं वो गैसीय होते हैं और इधर वाले टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो मार्स क्या उधर आता है क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट के उधर? तो मार्स को काट दो, तो जो जिसमें दो दो हो उसको हटा दो। तो ये नहीं हो सकता, सभी में भी 2 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है, ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाए। ठीक, अब आए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि जो हमने एस्टेरॉयड बेल्ट बताया था आपको, वो किस किस ग्रह के बीच में बताया था? वो हमने मंगल के बीच में बताया था और जुपिटर के बीच में बताया था। दोनों प्रश्न का उत्तर इसी पीपीटी में आपको, इसी चित्र में आपको दिख जाएगा। ये देखो इनको बताया था ये गैस से बने होते हैं। तो गैस में मार्स कहां से आ जाएगा? मार्स मंगल है तो मार्स को हटा दिया और सब गैसीय थे। ठीक, और साथ में अगला प्रश्न क्या था हमारा? अगला प्रश्न था कि ये मार्स एंड जुपिटर के मध्य जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेनेट, ग्रहों की पहचान कीजिए। उसका गुण दिया है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो, और पानी से कम घनत्व है, सबसे बड़ा छल्ला तंत्र है। तो जो सबसे बड़ा छल्ला है और साथ में पानी से कम घनत्व है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो जुपिटर सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है? शनि। तो दूसरा सबसे बड़ा, तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? शनि। ये गुण दिया है और इस विशेषता के आधार पर हमको पहचानना था। तो पानी से भी उसका तो पूछता है कि कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है, तो पानी में तैर सकने वाला ग्रह कौन सा है? हमारा शनि, क्योंकि इसका घनत्व क्या है? पानी से भी कम है। तो जब पानी से भी किसी चीज का घनत्व कम होगा वो पानी पर तैरेगा। तेल पानी पर तैरता है, बालू पानी में डूब जाता है, लोहे की गेंद
पानी में डूब जाती है, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, इसका घनत्व तो सबसे कम है पूरे ग्रहों में से, तो ये क्या होगा, पानी में वो क्या होगा, तैरेगा। और जो पृथ्वी है उसका पूरे सौर मंडल में घनत्व क्या है ग्रहों में, सबसे अधिक है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तो शनि का सबसे कम और पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है, और यही पानी में तैरता भी है, और पानी में के घर में, और इसका एक शनि के अगल बगल एक बहुत बड़ा इसे छल्ला बना हुआ है। ठीक, तो ये इसके गुणधर्म थे। चलिए अब अगली बात, अरेंज प्लैनेट्स फ्रॉम द नियरेस्ट टू फारेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुरूप में इसको, तो सबसे पहले क्या दिखता है सूर्य के पास, सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर मार्स आता है, फिर यूरेनस। तो ये हमारा प्रश्न दिया है, अब इसी के आधार पर हमको बताना है कि क्या ये सही दिया है। तो एक हमें लगता है यही एकदम क्रम होना भी चाहिए, मरकरी होगा, फिर वीनस होगा, फिर मार्स होगा, फिर यूरेनस, तो यही हमारा सही आंसर होगा। पहले वीनस आता है, नहीं, पहले मरकरी आता है, हाँ आता है, लेकिन मार्स से पहले भी तो वीनस आता है, तो ये गलत हो गया। मरकरी क्या है, फिर मरकरी के बाद वीनस आता है, क्या यूरेनस मार्स से पहले आता है, तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है भैया, अरेंज प्लैनेट्स फ्रॉम नियरेस्ट टू फारेस्ट, ये सेमी प्रश्न आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला, आइस जाइंट्स आर कॉल्ड, आइस जाइंट कहलाते हैं। आइस जाइंट किसे मैंने बताया अभी जस्ट आपको, यूरेनस और नेपच्यून को मैंने उसी पर बताया कि इनको हम आइस जाइंट, यानी कि बड़े बड़े बर्फ के जाइंट हैं, यानी कि ग्रह। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विजिबल सरफेस ऑफ द सन, सूर्य की दिखाई देने वाली परत क्या कहलाती है, तो फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटोस्फीयर जो हमारे पृथ्वी का ये एक वायुमंडल यहीं से चालू होता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना, तो सूर्य का वायुमंडल यहीं से चालू होता है। ठीक, फोटोस्फीयर, और इसी फोटोस्फीयर पर हमारे क्या बनते हैं, सन स्पॉट बनते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर, ड्यूरिंग सोलार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय अर्थ बिटवीन सन एंड मून, अर्थ क्या होता है, सन और मून के बीच में आ जाता है, या मून बिटवीन सन एंड अर्थ होता है, या सन आता है अर्थ और मून के बीच, तो कौन क्या आता है, तो हमारा जो मून यानी कि चंद्रमा है वो किसके बीच में आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सोलार इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा के बारे में कथन पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है, स्टडी इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, यानी कि अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, और रोटेशन इज इक्वल टू रिवोल्यूशन, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है इसका। अगला है मून लाइट रीचेज अर्थ इन 1.3 सेकेंड, तो क्या ये तीनों कथन चंद्रमा के बारे में सही हैं, तो देखिए अध्ययन को सेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, सेन माने चंद्रमा मून से ही रिलेटेड है, उसको हम सेनोलॉजी बोलते हैं, ये कथन बिल्कुल सही। रोटेशन इज इक्वल टू रिवोल्यूशन, यानी कि अपने अक्ष पर जितना टाइम में ये घूमता है उतने में ही ये अपना रिवोल्यूशन, रोटेशन, घूर्णन और परिक्रमण दोनों गति इसकी लगभग समान है, और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का जो पिछला भाग है वो नहीं दिखता पृथ्वी से, पृथ्वी से हम केवल चंद्रमा के एक भाग को ही देख सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग, इसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मून लाइट रीचेज, तो ये लगभग 1.27 सेकेंड में पहुंचती है, तो लगभग इसको हम क्या मान सकते हैं, 1.3 सेकेंड मान सकते हैं। ठीक, तो तीनों कथन सही हैं। ठीक, तो ये अगला प्रश्न पर चलते हैं, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है भैया, गोल्डी लॉक जोन एक ऐसा जोन होता है जो कि पृथ्वी और ये सूरज है, ये सन है, और सन और मून के जो बीच के, सन और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, इसे ही हम गोल्डी लॉक जोन के नाम से जानते हैं। तो इस गोल्डी लॉक जोन को हम क्या बोलते हैं, हैबिटाट रीजन। अब इसको हैबिटाट रीजन क्यों बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन को हमने हैबिटाट रीजन इसलिए बोला कि जब हम इस गोल्डी लॉक जोन को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सूरज एक पृथ्वी के लिए वाले प्लेनेट पर ऐसे सूरज पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ सूरज हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, सेजिटेरियस हो गया, तो जब हमें क्या देखना होता है, जीवन की उत्पत्ति देखनी होती है कि क्या और कहीं भी जीवन हो सकता है, तो हम यही गोल्डी लॉक जोन देखते हैं कि कोई मान लो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी में हम जाके या सेजिटेरियस में जाके जस्ट इसी डिस्टेंस पर अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह में खोज करेंगे कि वहाँ पानी है कि नहीं, वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको हैबिटाट जोन बोलते हैं, क्योंकि ये इसी जोन में अगर कोई ग्रह रहेगा इतने ही दूरी पर किसी सूरज से, तभी जाके वहाँ पे जीवन होने की संभावना हो सकती है। ठीक, तो ये कारण है, इसको हम हैबिटाट जोन बोलते हैं। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये दूरी होती है। ठीक, चलो
अगले पर बात करते हैं। जो ग्रह अपनी कक्षा में लुढ़कता हुआ, तो जो ऐसे सब ग्रह क्या है, खड़े होकर ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन जो लुढ़कता है वो हमारा यूरेनस है। यूरेनस ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे वॉवल करता हुआ, वॉवलिंग गति करता है, ठीक। तो इसको हम यूरेनस जो है अपने कक्षा में लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। अब देखो ये हमारे जो हैं कुछ ये हमारे क्या है, ये मिशंस हैं। ये मिशन है जो कि ग्रहों के से संबंधित हैं, उनके अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। तो उनको देख के बताना है कौन किससे संबंधित है, ठीक। उनका मैच द फॉलोइंग करना है। कैसिनी जो था वो शनि के लिए गया था, क्या जूनो क्या जुपिटर के लिए गया था, मैगलन वीनस के लिए गया था, ये जो होप प्रोब है वो मार्स के लिए गया था। तो इनको मैच द फॉलोइंग। तो जो हमारा कैसिनी था वो शनि के अध्ययन के लिए किया गया था। जूनो भी हमारा जुपिटर के लिए गया था। मैगलन वो हमारा वीनस के लिए गया था। और ये जो होप प्रोब है वो मार्स के लिए गया था, ठीक। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछता है कभी कभी। ये मैगलन से आप जानते होंगे 1519 में जो सरकम मैगलन किया था, पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा बौना ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह ना, डॉफ प्लैनेट कौन सा नहीं है। तो डॉफ प्लैनेट कौन सा नहीं है, वो हमारा ये है नेपच्यून। ये हमारा प्लूटो, एरिस और ये सीरीज जो है ये हमारे क्या है, डॉफ ग्रह। यानी कि अगर इनको बौना ग्रह कहें तो बौना ग्रह होने की 3 गतियां। सबसे पहले तो समझिए ग्रह होने की क्या क्या दशाएं होती हैं। तो ग्रह होने की दशाएं हैं कि सबसे पहले उनका जो मार्ग, उनकी जो आकृति हो वो किस तरीके की हो, वो हो स्फेरिकल शेप में हो। स्फेरिकल शेप में हो, पहला कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन होना चाहिए कि वो अपने रास्ते में आने वाले जो क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं या जो भी मलबा है उसको दूर करते हुए चलते हैं, ठीक। तो रास्ते के मलबे को वो साफ करते हैं। साफ करते हुए चलते हैं। और जो तीसरा है उनका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, यानी कि वो जो गति करें वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करें, ठीक। तो उनका ऑर्बिट क्या होना चाहिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो गति। तो ये होते हैं किसी भी पिंड के ग्रह कहने के लिए स्थिति। तो जो हमारा नेपच्यून है उसके ये भी कंडीशन बनाता है, ये भी कंडीशन बनाता है, ये भी। लेकिन जो हमारे प्लूटो, ईरिस और ये सीरस हैं 2006 में, इसी वजह से क्योंकि ये अपने रास्ते का जो है एस्टेरॉइड साफ नहीं कर पाता था प्लूटो, तो इसको ग्रहों की उससे बाहर कर दिया गया। तो अब पूरे 8 ही ग्रह रह गए हैं, ठीक। तो प्लूटो नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं। एरिस और सीरस ये इनका स्फेरिकल शेप है, किसी का ऑर्बिटल पाथ नहीं है, और किसी का ऑर्बिटल पाथ है लेकिन स्फेरिकल शेप नहीं है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी क्या नाम है प्लेनेट होगा या नहीं, ठीक। तो ये 3 कंडीशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सूर्य के वायुमंडल का सही क्रम बताइए। तो सूर्य के वायुमंडल का सही क्रम, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य का वायुमंडल फोटोस्फीयर से चालू होता है। इसके पहले जो होता है हमारा एक कोर होता है, कोर। और फिर उसके बाद हमारा चालू होता है रेडिएटिव जोन, इसे हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। यहाँ पे संलयन और विखंडन की क्रिया होती है। और ये हमारा कन्वेक्टिव जोन जो होता है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन के माध्यम से जो रेडिएटिव जोन से ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारी बाहर आती है, ठीक। बाहर आती है यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे करके कन्वेक्शन के माध्यम से बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो कहाँ आती है, सबसे पहले ये हमारा कन्वेक्टिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन। ये हमारा कन्वेक्टिव जोन। जब कन्वेक्टिव जोन जहां से खत्म होता है वहां से सूरज का वायुमंडल स्टार्ट होता है। और सबसे पहली जो लेयर आती है वो फोटोस्फीयर आती है, उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक। और उसके जो बाद आती है फिर आता है क्रोमोस्फीयर। सूरज का कलर जो हमें दिखाई देता है इसी क्रोमोस्फीयर के कारण दिखाई देता है। सारी ऊर्जा यहां मुक्त होती है। फिर आता है हमारा ये जो बाहर का, ये हमें दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये इसको बोलते हैं कोरोना। तो इस कोरोना को, तो जो हमारा वायुमंडल चालू होता है कहां से चालू हुआ, फोटोस्फीयर से। तो यहाँ पे है फोटोस्फीयर। तो सबसे पहले फोटोस्फीयर, फिर क्या है क्रोमोस्फीयर, फिर क्या है कोरोना। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही है। कोरोना पहले चालू होता है क्या, नहीं।
पहले क्रोमोस्फेयर नहीं, फोटोस्फेयर हाँ, लेकिन कोरोना नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गए, 3, ये हमारा सही हो गया। तो ये है हमारे सन के बारे में। सन के बारे में और भी बात करें तो ये जो हमारा ये सन स्पॉट होता है, सन स्पॉट क्या होता है, जब सोलर फ्लेयर जैसे ये सोलर का फ्लेयर है ना, कुछ जाती हैं, जब इनकी जितना ऊर्जा रहता है तो उतना गति करती हैं, अब फिर सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जब इनका ऊर्जा खत्म होती है तो फिर इन्हें वापस खींच लेती हैं। तो ये ऐसे यहाँ से जाके इसे वायुमंडल से लौट के आती हैं। तो जब यहाँ रास्ते में गई है तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर कम होता है और सूर्य की तुलना में, तो इनका टेम्परेचर जब कम होगा फिर आके यहाँ पे चिपक जाएंगी इनसे, तो इस जगह एक स्पॉट काला काला दिखने लगेगा इसे, क्योंकि इनका यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम होगा जहां चिपकेंगे और अगल बगल का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर स्पॉट बोलते हैं। ठीक, सन स्पॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चंद्रमा का ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल, इसको क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि क्यों एक चंद्रमा का एक ही भाग होता है, वो टाइडल लॉकिंग की वजह से। क्यों टाइडल लॉकिंग क्या होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन जब उनके समान समय में होते हैं तो इसे हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं, और वो रेट यही दिया है कि रोटेशन इज इक्वल टू रिवोल्यूशन। अब देखो, पानी पर तैर सकने वाला ग्रह, ये भी मैंने आपको आगे बता दिया कि जो शनि है उसका घनत्व कम है, इसलिए वो क्या होता है, पानी पर तैर सकता है, और सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। अगला बात करते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट लाइज बियॉन्ड विच प्लेनेट, तो जब मैंने क्यूपियर बेल्ट बताना यानी कि बियॉन्ड किसके बाहर पड़ता है, बृहस्पति के बाहर नहीं, शनि के बाहर नहीं, यूरेनस के बाहर नहीं, नेपच्यून के बाहर। तो मैंने यहां पे आपको दिखाया है कि ये देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने ये आपको दिखाया है कि किसके बाहर बियॉन्ड पड़ रहा है। ये हमारा जो क्यूपियर बेल्ट है ये किसके है, ये एक प्लूटो बताया था, दूसरा नेपच्यून बताया था। चलिए ठीक, अब देखो ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह में पाया जाता है, वो बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है। बृहस्पति के को जब देखोगे तो एक लाल सा उसके ऊपर धब्बा दिखता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक, शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है, जो हमारा शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल किससे बना है, तो वो जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी वजह से यहाँ पे हीट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन हमने बताया जैसे कि सैटर्न का उपग्रह है। ठीक, फोबोस एंड डिमोज किसके मून है, तो हमारे मार्स के हैं, मंगल ग्रह के। आगे बढ़ते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक, कॉपरनिकस ने। और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था हमारे केपलर ने। केपलर ने बताया था कि नहीं, टाल्मी ने बताया था इसके बारे में, टाल्मी ने बताया था। टाल्मी ने बताया क्या, अब देखिए इसको समझिए। पहले ये संकल्पना थी कि पृथ्वी जो है, ये इन्होंने बताया टाल्मी ने कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है और सूर्य सब उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर कॉपरनिकस आए 16वीं शताब्दी में और बताए कि नहीं, सूरज केंद्र में है, यानी कि सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो ये था कॉपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक, और ये उनका टाल्मी का पृथ्वी सेंट्रिक। चलो अब बात करते हैं इसके केपलर लॉ। केपलर लॉ का नियम किसका वर्णन करता है, तो वो हमारे ग्रहों की गति से संबंधित है। ठीक, तो ग्रहों की गति से संबंधित हो, जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया अभी। ठीक, सोलार विंड कंसिस्ट ऑफ, सौर पवन, सौर पवन मैंने अभी बताया किससे होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं, तटस्थ गैसें नहीं, आवेशित कण, यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल सूरज के कोरोना, वो फोटोस्फीयर कोरोना से निकल के बाहर आते हैं, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल के रूप में बाहर आते हैं, और यही चार्ज पार्टिकल जब पृथ्वी के से टकराते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से, तो अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस का निर्माण करते हैं। वो कलर जो चमकता है ध्रुवों की तरफ, उसे ही अरोरा बोलते हैं। अरोरा अरोरा आकर्ष ड्यू टू द इंटरेक्शन, ये देखो अपने आप ही आ रहा है। अरोरा किसकी क्रिया से बनता है, तो वो होता है हमारे सोलार विंड और मैग्नेटिक फील्ड, जो जब इसके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ये टकराते हैं सूरज के फ्लेयर, तभी ये बनता है। ठीक, लार्जेस्ट वोल्केनो, सबसे बड़ा वोल्केनो मोना लोआ, एक मिनट, मोना लोआ, माउंट एवरेस्ट, ओलंपियास मोनस। ओलंपियास मोनस क्या है, ओलंपियास मोनस मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा है, लगभग ये 22 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक, तो पृथ्वी पर नहीं है, ये मंगल ग्रह पर है। ठीक, तो क्या है, ओलंपस मोनस सबसे बड़ा ज्वालामुखी। एक्सोप्लैनेट्स, यानी कि एक्सोप्लैनेट क्या है, एक्सोप्लैनेट जो है प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर मून अकर्स व्हेन मून इज एट, सुपर मून कब होता है, जब पेरेजी पर, यानी कि जब पेरेजी पर होता है, पास में होता है पृथ्वी के, तब जाके ये क्या बनता है, हमारा सुपर मून बनता है। ठीक, तो पूर्णिमा प्लस क्या होगा, ये पेरेजी।
अब आगे देखते हैं ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून का अर्थ है, ब्लू मून से इसको ब्लू कलर से मत कोई इसका मतलब नहीं है, बस इसको ध्यान रखना जब टू फुल मून इन मंथ यानी कि दो पूर्णिमा एक माह में होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून का संज्ञा देते हैं, ठीक। और जो हमारा ब्लड मून होता है, ब्लड मून अकर्स ड्यूरिंग, कब होता है, ब्लड मून जो होता है हमारा वो टोटल हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स। अब इसको अगर हम बताएं तो जैसे जब पृथ्वी इसके बीच में आ जाती है, ये चंद्रमा हो गया हमारा और ये हो गई पृथ्वी, तो जब सूर्य से प्रकाश आता है तो सबसे ज्यादा हम विबग्योर पढ़े होंगे तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन सबसे ज्यादा जो हमारी डिफ्लेक्ट होगी ये विबग्योर, VIBGYOR, तो सबसे लास्ट में आर आया तो आर का प्रकाश ये सबसे कम फैले, मतलब वो होगा प्रकीर्णित होके बिखरेगा, तो क्या होता है लाल प्रकाश यहाँ पहुंच जाता है और ये जो VIBGOR ये वाले कलर हैं ये बाहर चले जाते हैं, तो इस पर लाल प्रकाश पड़ता है, तो इसी के कारण इसको हम ब्लड मून बोलते हैं, ठीक। तो ये कब होता है, जब टोटल यानी कि जब पूरी तरीके से पृथ्वी इसके रास्ते में आ जाए, चंद्रमा और सूरज के बीच में, ठीक, तब ये हमें क्या बोलते हैं, ब्लड मून का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लो। सुपर मून मैंने बताया, सुपर मून क्या है, सुपर मून जब 30% ऑफ द लार्जर यानी कि वो 30% अधिक दिखता है उस स्थान पर, कब, जब वो ये हमारा पेरेजी में हो और पूर्णिमा का समय हो, पेरेजी में पूर्णिमा हो, यानी कि जब ये देखो 90% पेरेजी के समय में और पूर्णिमा हो तब उस समय में सुपर मून का निर्माण होता है। ब्लड मून कब बनता है, ब्लड मून पेरेजी मतलब पास होगा पृथ्वी के मून और अपोजी में दूर होगा, ठीक, उपभू और अपभू बोलते हैं उसको, ठीक। ब्लड मून, ये ब्लड मून मैंने बता दिया अभी जस्ट आपको। और ये जो सुपर फ्लोवर ब्लड मून होता है ये ब्लड मून वाली कंडीशन होगी और प्लस में पेरेजी होगा, तो पास में होगा और सुपर बड़ा भी दिखेगा और लाल कलर भी दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर। यानी कि देखिए जो हम इस स्लाइड में बताए ये भी हो और साथ में जो ये पृथ्वी और इनके बीच की दूरी है वो कम हो, तो क्या होगा, तब जाके हमारा ये वाली स्थिति बन जाएगी सुपर फ्लावर ब्लड मून की। रिंग ऑफ फायर बनेगा जब ये क्या नाम है, इसमें हमको क्या दिखेगा, जब ये इसके अगल बगल का सारा चीज छिप जाएगा, यानी कि चंद्रमा जो है हमारा पूरा दिख जाएगा। अकर्स ड्यूरिंग द सोलार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स के समय ये दिखता है, यानी कि जब हमारा सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण के बीच में क्या होगा, जब चंद्रमा क्या होगा, आ जाएगा सामने पृथ्वी के, तो जो चंद्रमा सूरज का कोरोना वाला भाग है वही वही बस दिखेगा, तब हम उस स्थिति को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स, ठीक। अब देखो माइक्रोमून, माइक्रोमून वो परेजी में जब हमारा पूर्ण मून होता है, वो अपोजी में पूर्ण मून होता है। ब्लू मून कब होता है हमारा, अपोजी यानी कि दूर होगा तब, तो होगा पृथ्वी से दूर होगा। ब्लू मून कब होता है, ब्लू मून मैंने बता ही दिया जब दो पूर्णिमा होती हैं एक ही मंथ में, एक महीने में दो पूर्णिमा। ये हार्वेस्ट मून है, ये कोल्ड मून है, ये दिसंबर में होता है, और दिसंबर के महीने में जो हमारा ये पूर्ण मून होता है, और ये जो हमारा होता है स्टार्ट ऑफ द ये ऑटम सीजन के आसपास होता है, ठीक। तो ये चीज़ें अगर आपको बहुत ही गहराई से पढ़नी है तो मैंने अपने जो लेक्चर्स डाल रखे हैं उनमें पढ़िए, ठीक है ना, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता इनको समझाने को। चलो अब बात करते हैं हैली कमेट, यानी कि हैली जो हमारा धूमकेतु है कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो ये 75 से 76 वर्षों में यहाँ पर दिखाई देता है। मेट्योर वर्ष से मेटेराइट में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा मेट्योर होता है ये जल जाता है वायुमंडल में, और ये मेटेराइट जो होता है वो पृथ्वी पर इम्पैक्ट कर देता है, यानी कि पृथ्वी पर गिर जाता है, तो जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये हमने इसको बता दिया है कि ये जो हमारा कमेट होते हैं इनका पुच्छल तारा बोलते हैं इस तरीके से, और ये एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक, एस्टेरॉइड बेल्ट होते हैं बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, उनके बीच से ये निकल कर आते हैं। दे रेंज इन अ साइज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू द 1000 किलोमीटर, ठीक, इनकी ये साइज होती है। द बॉडी बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक रॉक होते हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक के बने होते हैं, ठीक। और ये कहाँ से आते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है वहाँ से निकल कर आते हैं। मेटेरॉइड होता है रॉक ऑफ एन एस्टेरॉइड फ्रैगमेंट, यानी कि इसी का क्या होगा, एस्टेरॉइड का फ्रैगमेंट होगा, देन बिगर देन द ग्रेन ऑफ द सैंड, मतलब बालू से बड़ा, एंड ऑर्बिट द सन, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है। टर्म्स मेटेरॉइड रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इंटर द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब तक वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं, जैसे वो एटमॉस्फेयर में आता है उसको हम मेटेओर बोलते हैं, उसे हम शूटिंग स्टार का भी नाम से देते हैं, ठीक। और जब ये हमारा और नीचे आता है तो उस फायर बॉल बन जाता है, जलने लगता है, और जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको मेटेरॉइट बोलते हैं, ठीक। जब पृथ्वी पर वो पूर्ण रूप से गिर जाए, कुछ गिर जाते हैं, कुछ वायुमंडल में जल के भस्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश वर्ष किसकी का ये, तो दूरी का मापन होता है। एयू एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसे बोलते हैं, सन और पृथ्वी के बीच की दूरी एक एयू के बराबर होती है। सौर ज्वाला किसे कहते हैं, सौर ज्वाला मैंने बता दिया आपको कि ये जो सूर्य का जो विस्फोट होता है उसकी वजह से जो सोलर फ्लेयर निकलती हैं उसे हम सौर ज्वाला बोलते हैं। सन स्पॉट और फाउंड ये भी बता दिया कि जो ये सन स्पॉट है वो फोटोस्फीयर से जो लौट के प्रकाश आते हैं उसके कारण होता है, तो वो किस पे फॉर्म होगा, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर पर। ग्रहों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किसका होता है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका है, जिसका सबसे ज्यादा ये है जुपिटर सबसे बड़ी साइज में है। तो सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है, चुंबकीय क्षेत्र भी ये भी जुपिटर का ही है, जिसका गुरुत्वाकर्षण उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक। प्लूटो को किस वर्ष पुनर्वर्गीकृत किया गया, ये 2006 में वर्गीकृत किया गया, यानी कि उसको बाहर किया गया, बताया गया कि ये क्यों ग्रह नहीं है। मैंने तीनों कंडीशन बता दी हैं कि ग्रह होने की क्या कंडीशन है। ये कंडीशन ये नहीं पूरी कर रहा था कि उसके रास्ते में आने वाले जो कचरा थे, यानी कि जो आइस के क्यूब थे, रॉक थे, मेटेओर थे, मेटेरॉइड थे, एस्टेरॉइड थे, उनको हटा नहीं पा रहे थे। ठीक, मैसेंजर मिशन किससे संबंधित है, जो मैसेंजर मिशन है वो हमारा वो मरकरी से संबंधित है। ठीक, बुध ग्रह से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आदित्य 11 मिशन, जो कि अभी हालिया में ही लॉन्च है। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य का यानी कि सन, सन से संबंधित है। इवनिंग स्टार रिफर्स टू, सांझ का तारा किससे संबंधित है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब यही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब इसी का उपाधि दिया गया है इसको। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया शुक्र ग्रह। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही, ये पर्याप्त था। मिलते हैं फिर ऐसी नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।